बहुत स्ट्रगल किया, रात भी नहीं देखे, दिन भी नहीं देखे, बच्चों को छोड़ा नहीं, अपने साय से बच्चों को नहीं छोड़ा। ओके, कोई बात नहीं। तो जेल में बंद नहीं होना, एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो नहीं करना है। ये हो सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी करे, लेकिन मेरा ये सोचना है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम जेल में बंद है स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करें। आप बिल्कुल मेंटली फ्री होके तैयारी करें। तो टॉपर्स के बारे में पता चला कि क्या स्ट्रेटेजी होती है, कौन सी बुक फॉलो करनी पड़ती है, क्या सिलेबस होता है, तो सब चीज़ मुझे यूट्यूब से ही पता चला। कंडीशन आया कि मैं बिल्कुल सोचा कि अब छोड़ देना है मुझे, ये सब नहीं करना है, अब मैं बाहर चला जाऊँगा। लेकिन एक मतलब वो सब चीज़ बोलता मैं था, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं यहाँ आया तो यहाँ से हार के नहीं जाना है मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो भी हमारे साथ हैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन सर, जिनका 164 रैंक के साथ प्रोविजन ऑफिसर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। ये सर का फर्स्ट अटेम्प्ट था 164 रैंक के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया सिलेक्शन हुआ है। सर की क्या स्ट्रेटजी रही, क्या बुक लिस्ट रही, कैसे उन्होंने तैयारी करी। सर का जो बैकग्राउंड है काफ़ी नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आज हम सर से उनकी जर्नी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपना रूम दिखाता हूँ जहाँ पर मैं रह के तैयारी करता था। ये देखिए सामने मैंने पीरियोडिक टेबल लगा रखा है, जो कि मुझे काम देता था, पीटी के लिए स्पेसिफिक है। तो थोड़ी चीज़ें जो भूल जाता था मैं, तो इसमें से देखता था। और ये ऑब्वियसली वर्ल्ड मैप, जो सभी को ज़रूरत पड़ती है भाई, इसमें मैंने कुछ लिख रखा है। जो भी पॉइंट्स मुझे क्वेश्चंस में आते थे या क्वेश्चंस बनते थे या करंट अफेयर्स के, तो वो सब मैं लिख रखा हूँ उसमें। तो ये लास्ट में मैं इसको रिवीजन करने के लिए रखता था कि लास्ट में एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले मैं इसे देख लेता तो क्वेश्चन बन जाता था इससे। ये इंडिया का मैप है एज़ यूजुअल। ये बिहार का मैप है, जो बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है भाई ये लगाना। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स है, पता चलता है यहाँ पर कौन सी नदी कहाँ से जा रही है और कौन से डिस्ट्रिक्ट का पोजीशन कहाँ है। तो पीटी क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है, एलिमिनेट कर जाता है। ये देखिए बुक्स रखी है, जो स्टैंडर्ड बुक है, ये लक्ष्मीकांत की बुक है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है, सविंदर सिंह। ये एनसीईआरटीज़ मैंने रख रखी है, और कुछ नोट्स है मेरे जो मैं हैंड रिटन बनाता था, जो क्वेश्चंस में आते थे। ये हिंदी इंग्लिश सब मिला के मैं लिखता था। ये जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो गया, इसमें जो भी चीज़ें क्वेश्चंस बने तो सब मैं लिख लेता था, लास्ट में रिवीजन करता था, तो ये क्वेश्चंस मुझसे बन जाते थे एग्ज़ाम हॉल में। ये हिस्ट्री का कुछ है भाई, ये हिस्ट्री के लिए मैंने बना रखा है, मैप के थ्रू मैं पढ़ता था। ये सब चीज़ें हो गई हैं, जैसे मैप के थ्रू मैंने इंडिकेट कर रखा है कौन सा महाजनपद कहाँ पर है और क्या क्या क्वेश्चंस बन गए आज तक, जो मैं क्वेश्चंस सेट में लगाता था यहाँ पर लिख लेता था जो मैं गलत करता था, तो लास्ट में मुझे रिवीजन करने में आसानी होती थी। और ये कुछ ज्योग्राफी के हैं भाई, ज्योग्राफी के नोट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं। पोर्ट्स हो गया, थर्मल पावर हो गया, न्यूक्लियर हिस्ट्री, तो ये सब चीज़ मैं बना के रखता था ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। ये है इंडिया का मैप, मैंने फिजिकल मैप लगा रखा है, इसमें पता चलता है भाई कौन से पर्वत कहाँ पर हैं, तो इससे एलिमिनेट करने में आसानी होती है चीज़ें। तो ये मेरा छोटा सा रूम है भाई जहाँ मैं तैयारी करता था। सर सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है पेट्रोलियम में, और 2019 में मैं पास आउट हुआ हूँ, और तब से मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, सो बात की जाए आपकी तैयारी के बारे में, जैसे कि आपने बीटेक वगैरह किया है तो आप वहाँ पे जाकर अच्छा करियर बना सकते थे, बट आपने सिविल सर्विसेज को क्यों अपना करियर चुना? क्योंकि मेरे फैमिली में जो भी लोग हैं वो बीटेक करके इंजीनियर बन चुके हैं, और उनकी कंडीशन अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन अब सही हो गई, पहले तो सही नहीं थी। तो इस वजह से भाइयों ने कहा कि प्रशासनिक सेवा में जाना ज़रूरी है। कुछ लोगों को उनका ड्रीम था, सपना था, वो कर नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि चलो छोटे भाई को ही प्रमोट किया जाए। तो मुझे भी एक लगा, इंटरेस्ट जगा कि हाँ अच्छी सर्विस है, इसमें जाना चाहिए। तो मैंने 2019 में पास आउट करने के साथ ही मैं स्टार्ट कर चुका था इसमें। राइट, सो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो कैसे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, फिर कोचिंग वगैरह ली, कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन? सबसे पहले जब मैं 2019 में आया तब मुझे कोई आइडिया नहीं था, इवन कि मैं 3rd ईयर तक नहीं जानता था कि बीपीएससी यूपीएससी होता क्या है, टू बी वेरी रियल। Okay. तो उसके बाद मुझे मालूम चला, मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, जैसे आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो टॉपर्स के बारे में पता चला कि क्या स्ट्रेटेजी होती है, कौन सी बुक फॉलो करनी पड़ती है, क्या सिलेबस होता है, तो सब चीज़ मुझे यूट्यूब से ही पता चला।
उसके बाद जब पता चला तो मैंने धीरे धीरे सिलेबस को पढ़ा, क्वेश्चन बैंक्स देखे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एक दो मेरे भाई एक कज़न ब्रदर ही हैं, तो वो इस फील्ड में पहले से थे, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। वो हमेशा बताते रहे कौन सा बुक फॉलो करना है, क्या करना है। तो उस हिसाब से मैंने तो 2019 में पीटी की तैयारी स्टार्ट कर दी। फिर कुछ स्पेसिफिक बुक, स्टैंडर्ड बुक होती है, उनको फॉलो किया था मैंने। ओके, सो आप यूपीएससी वगैरह की भी तैयारी करते हैं? नहीं, अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा ड्रीम था कि मैं स्टेट को ही सर्व करूँ। सोचा है मैंने, इसके बाद मैं इसके ऊपर कहीं सोचूंगा, यूपीएससी की तैयारी करूंगा मैं। यूपीएससी के लिए भी आपने सोचा है? सो नॉर्मली जैसे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाना अपने आप में बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सर, आपका जब रिजल्ट आया, फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, तो आपका क्या रिएक्शन था और आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? कहा जाए तो भाई, रिजल्ट आने से पहले तक मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी थोड़ी। बहुत ज़्यादा परेशान था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब मैंने तो फुल अपना एफर्ट लगाया था, जो भी मेरी पोटेंशियल थी मैंने अप टू मार्क पूरा यूज़ किया था मैंने उसे। अब बात ये रही कि पीटी निकल गया, मेंस भी मैंने दिया। मेंस की तैयारी मेरी उतनी सही नहीं थी, लेकिन मैंने एफर्ट लगाया था कि मैं बेस्ट करूँ, अपना बेस्ट दूँ। तो मैंने किया था। इंटरव्यू भी मेरा सही गया था, मैं उसको ठीक ही मानूंगा। तो जब फाइनल रिजल्ट था, मुझे था पता था कि 500 कुछ रैंक आएगी, लेकिन 164 के बारे में मुझे आइडिया नहीं था कि इतना सही आ जाएगा। इवन कि टॉपर्स को भी पता नहीं होता है कि वो टॉप करने वाले। हाँ, तो सेम कंडीशन मेरा था। ओके, सो स्ट्रेटजी के बारे में बताइए सर कि आप स्ट्रेटजी क्या फॉलो करते थे, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू 3 स्टेजेस होते हैं और कहीं ना कहीं तीनों में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं सामने। तो सर, कंप्लीट स्ट्रेटजी बताइए कि आप प्रीलिम्स के लिए कैसे करते थे, मेंस के लिए कैसे करते थे, या प्रीलिम्स मेंस के साथ में करते थे? देखिए, जब मैंने स्टार्ट की थी तैयारी तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक था। तो कोरोना काल जब आया तो मुझे लगा कि थोड़ा टाइम मिल गया मुझे, तो मैंने मेंस की तरफ भी फोकस किया। जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने कंप्लीट करना शुरू किया, क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो उसको कंप्लीट करना शुरू किया था। तो पीटी की अगर बात करें तो मैंने जो लूसेंट एक बुक आती है, वो बहुत मतलब अच्छी बुक है, उसको फॉलो किया था। मैंने एक बेस लाइन बनाया था कि बस एक इंडेक्स की तरह इसको यूज़ करना है। उसमें हिस्ट्री बहुत टाइम लाइन वाइज बहुत अच्छे से दिया हुआ है, हर मतलब सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ है उसमें। तो उससे मुझे एक इंडेक्स की तरह मैं उसको फॉलो करता था, और जो भी पॉइंट्स उसमें रहते थे उसको पढ़ता था। बाकी मैं क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करता था, और जो भी मुझे उसमें गलती, मतलब सेट में गलती करता था, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आते थे तो मैं उस बुक में उस जगह पे लिख लेता था वो चीज़ों को। तो इस तरह से, क्योंकि पीटी का जो सिलेबस होता है बहुत वास्ट होता है, आपको डायमेंशन बहुत बड़ा रखना पड़ता है। तो इस हिसाब से मैंने उसकी तैयारी की, डायमेंशन बड़ा रखा और हर जगह से पढ़ा मैंने, लेकिन उसको कॉन्साइज करके एक जगह पे मैंने लिखा। ओके, सो सर, अगर बात की जाए, जैसे कि आपने बताया आपने मॉक्स वगैरह बहुत सारे दिए, तो मॉक्स में मार्क्स कितने आते थे? देन मार्क्स अगर कम आते थे तो कैसे इम्प्रूव करते थे? देखिए, पीटी का मैंने सच तो कोचिंग में मॉक्स नहीं दिया है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट आती है वो मैंने लगाई थी बहुत सारे। 3-4 सेट लगाया था, जो भी 150 क्वेश्चन का होता है, 15-15 सेट का, वो मैंने लगाया था। 3-4 लगाया था उसमें सेट में। मैंने मॉक टेस्ट जो दिया है वो मेंस के लिए मॉक टेस्ट दिया था कोचिंग में, क्योंकि पीटी में आपको खुद से आप एवेल्यूएट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। बस सही गलत का इसमें होता है। मेंस में आपको लिखना पड़ता है, उसमें सामने वाला जज करेगा आपने कैसा लिखा है, आप खुद से जज नहीं कर पाते हैं। तो मेंस के लिए मैंने ज्वाइन किया था, और इंटरव्यू तो मॉक टेस्ट दिया ही मैंने उसमें। ओके, सो मेंस में आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, स्पेशली अगर देखा जाए तो आंसर राइटिंग कैसे करते थे आप? आंसर राइटिंग सर, पहले तो मैं मॉक टेस्ट ज्वाइन किया मैंने प्रीलिम्स के बाद ही, परफेक्शन आई इसमें। और एक बीपीएससी पाठशाला करके है शाहिद इकबाल सर की, तो उसको फॉलो करते थे, उनसे बहुत सपोर्ट मिला मुझे। तो वो एक अरेंज वे में सिलेबस को कंप्लीट करवाते हैं, एक सिलेबस दे देते हैं, उसको हर हफ्ते टेस्ट होती थी, तो उसको कंप्लीट करके मॉक टेस्ट लिखना पड़ता था हर संडे में। वो तो ऑनलाइन ही होता था, तो मैं घर पे ही बैठ के लिखता था। और सैटरडे में परफेक्शन में टेस्ट होती थी, तो उसको भी देता था मैं। तो इस हिसाब से मेरा धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होता रहा, लेकिन लास्ट तक भाई सिलेबस तो मेरा कंप्लीट हो नहीं पाया था। लेकिन इतना था कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। तो उन सब चीज़ों को मैंने पढ़ा, कई बार पढ़ा, रिवीजन किया मैंने, और आप
आपके सामने बैठा हूँ 164 रैंक ला। राइट सर, जैसे कि आपने आंसर राइटिंग के बारे में बताया, तो आंसर राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी ध्यान रखनी चाहिए हर स्टूडेंट को जो आंसर लिखें? देखिए, आंसर राइटिंग में बहुत मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन की डिमांड क्या 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 कहाँ कहाँ पर टच करना है। जैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। और पॉइंट वाइज लिखना बहुत ज़्यादा सही होता है। अगर आपको एक बुक दे दिया जाए जिसमें कोई हेडिंग ना हो, मतलब एक बस कहानी स्टोरी है, उसको पूरी बुक पढ़नी है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर वो सब हेडिंग में हो कि अकबर ने किया, बाबर ने फिर ये किया, फिर उसके बाद ये हुआ, तो वो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था। तो उस तरह से बाइफरकेट करके लिखना होता है मेंस में, सब हेडिंग बना के। तो वो उस पर मैंने बहुत कमांड किया था। ओके, सो सर, आप एक इतने छोटे से कमरे में रहकर पढ़ते हो और फैमिली के साथ रहते हो। नॉर्मली कि कहा जाता है कि अगर सिविल सर्विस जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी करना है तो फैमिली से दूर रह के करना होता है, काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है। तो सर, आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, कैसे किया सर? देखिए, मेरी फैमिली की कंडीशन और लोगों से मैं मानता हूँ थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मेरे जो भाई लोग हैं या मम्मी हैं वो सब जॉब में हैं, तो घर तो बिल्कुल खाली रहता था और मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी। मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा, मतलब कि कोई भी ऐसा अगर कुछ भी छोटा सा भी काम होता था तो बाहर वालों को कह के करवा लेती थी, लेकिन जो मैं पढ़ता रहता था तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थी वो। बड़े भाई का भी बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया मुझे कि ऊपर का सोचिए, कुछ नीचे जॉब में रखा नहीं, आप इतने बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए तो आपको ऊपर का सोचना चाहिए। तो एक तो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा, दूसरा फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो गई थी, तो मुझे उधर से भी सपोर्ट मिला और मैं सेल्फ मोटिवेटेड था कि मुझे कुछ करना है। मतलब इसमें जब मैं आया हूँ तो मुझे यहाँ से करके निकलना है, निराश होकर यहाँ से नहीं जाना है मुझे। राइट, बिल्कुल। ऑप्शनल और मीडियम क्या है सर? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी और मीडियम मेरी इंग्लिश है। ओके, सो ज्योग्राफी के बारे में आपने कैसे सोचा कि आपको ज्योग्राफी एज ऑप्शनल रखना है, और ज्योग्राफी आपका कितना हेल्पफुल रहा, क्योंकि काफ़ी ओवरलैप होता है जीएस में अगर देखा जाए? हाँ बिल्कुल, मेन रीज़न मेरा ये था क्योंकि GS2 में जो ज्योग्राफी का पोर्शन है तो उसमें आता है, प्लस प्रीलिम्स में जो ज्योग्राफी का पूछा जाता है तो उसमें मुझे हेल्प मिलने वाली थी, इसलिए मैंने ज्योग्राफी ऑप्ट किया। क्योंकि मेरा पेट्रोलियम है तो उसमें भी ज्योग्राफी का कुछ काम रहता है, ज्योग्राफी का थोड़ा पोर्शन रहता है, तो उस वजह से मुझे लगा कि ज्योग्राफी ऑप्ट करना चाहिए। और इसकी सोर्सेज भी अवेलेबल थे तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल था कि मैं ज्योग्राफी ऑप्ट करूँ। ओके, सो बिहार पीसेस का भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं अगर देखा जाए तो, स्पेशली फैक्ट्स को याद करने के लिए या फिर फैक्ट्स का रिवीजन करने के लिए आप नोट्स बनाते थे या फिर कोई बुक्स स्पेसिफिक रेफर करते थे? देखिए, मैं बुक्स भी रेफर करता था और साथ में नोट्स भी बनाता था। बहुत ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि बहुत क्लोज लाके फंसाता है क्वेश्चन में, तो उन सब चीज़ों को आप पहले ही एग्ज़ाम से पहले ही अगर आप उन सब चीज़ों को टैकल कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में आपको जाके सोचना नहीं पड़ेगा कि ये होगा कि ये होगा। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहिए, जो आपने पढ़ा है, आज सुबह पढ़ा है तो शाम में आप अपने आप से पूछिए कि बता दीजिए कि आपने क्या पढ़ा है। मतलब खुद से मैं बातें करता था, ऐसा था इनफैक्ट कि रात में मैं सो रहा हूँ तो मैं खुद से 2-4 सवाल पूछ के ही सोता था। सद्दाम बता दो तुमने आज ये पढ़ा है, तो अकबर ने कब ये किया, या कोई भी चीज़ आर्टिकल नंबर इतना में क्या है, तो ये सब चीज़ मैं रिकॉल करता था अपने आप से। नहीं बोल पाता था, नहीं बता पाता था तो मैं तुरंत उठ के वो चीज़ को देख लेता था। इस तरह से कंटिन्यूसली जब आपकी लाइफ में वो चीज़ रहेगी तो आप कभी भूलेंगे नहीं वो चीज़ को। ओके, आपने एक और चीज़ बताई थी कि आपके डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, आप मैक्सिमम टाइम आपको फ्री मिलता है पढ़ने के लिए। सो आप कितने घंटे एवरेज पढ़ने का कोशिश करते थे डेली? देखिए, एज सच मेरी तो टाइम रूटीन कोई नहीं थी कि मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मुझे मन करता था तो मैं पढ़ लेता, जिस दिन नहीं मन करता मैं पूरे दिन बैठा रहता था, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ या यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहा हूँ, तो मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मेंटली थोड़ा ये होना पड़ेगा, मतलब आपको जेल में बंद नहीं होना, एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो नहीं करना है। ये हो सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी करे, लेकिन मेरा ये सोचना है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम जेल में बंद है, स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करें। आप बिल्कुल मेंटली फ्री होके तैयारी करें। सो अभी हमारे साथ हैं सर की माता जी। जैसे कि आपने बताया कि आपके 7 चिल्ड्रन हैं और जो आपके हस्बैंड थे वो काफ़ी कम एज में एक्सपायर हो गए थे, तो और इसके बाद भी आपने ये भी बताया कि आपके जो सारे चिल्ड्रन हैं कहीं ना कहीं अच्छी जॉब कर रहे हैं और भैया भी अभी अच्छे पोस्ट पर सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये आपने कैसे किया? काफ़ी स्ट्रगल भरा हो जाती है जर्नी जब आपके क्या है एक यंग एज में आपके जो लाइफ पार्टनर है वो नहीं रहते, देन उसके बाद आपके काफ़ी बड़ा फैमिली में काफ़ी बच्चे भी थे, खर्चा पानी कैसे चलाना और सारी चीज़ें करना। हमने बहुत स्ट्रगल किया और बच्चों को साथ नहीं छोड़ा।
बच्चे को हमेशा साहस देते रहे, बेटा पढ़ो, पैसा कहीं से भी मैं लाऊंगी मेहनत करके। पैसा देते रहे, इन लोग सर झुका के पढ़ते रहे। इन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया। हाँ, बच्चों ने हमारे बहुत मेहनत किया। इन लोग की मेहनत आज हमारी इज्जत चार चांद लगा रही है। हाँ। ओके, सो क्या कठिनाइयाँ आती थी इस स्टार्टिंग दौरान, अगर बात की जाए? क्या स्टार्टिंग के दौरान क्या कठिनाइयाँ आई जब इनकी अभी जॉब वगैरह नहीं लगी थी? बहुत ही कठिनाइयाँ आई। पैसे का कमी महसूस हुआ। हमने रात को जाग के पैसा ऊपर किया, सिलाई किए, बहुत से ठूंगा बनाए, कुछ बटुए सी के बेचे, उससे पैसे हुए थे। इन बच्चों का सहारा पढ़ाई का दिए पढ़ने के लिए। राइट। हाँ, इन लोग अब जब 10वां मैट्रिक किए तो इन लोग की सोच आज और ऊंची हुई। उसके लिए मैं सरकार से लोन भी ली थोड़ा, फिर अपना साइड पैसा रहा उसको लगाते गए। और इन लोगों ने उस पैसे से अपना परवान चढ़ने का साहस हिम्मत किया। इन लोगों ने मेरी आवाज़ को और मेरी मेहनत को दम सटे रहे और मेरे नक्शे कदम पर चलते रहे। मेरा साया इन लोगों ने नहीं छोड़ा और मैं भी इन लोग का साया नहीं छोड़ी जी। पूरी परिवार को छोड़ दिया, मगर बच्चों का साथ नहीं छोड़ा जी। तब आज ये हमको मुकाम मिला। ओके, सो बहुत सारे आपकी तरह और बैकग्राउंड से बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे और जिनके माता पिता आपकी तरह होंगे, तो उनके माता पिता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे और बच्चों को? मैं यही साहस देना चाहूँगी, हिम्मत देना चाहूँगी, मेहनत करने के लिए कहूँगी। भगवान दो हाथ पैर दिया है, उस हाथ पैर से मेहनत करने के लिए कहूँगी। और हर माता पिता को ऐसे साहस हिम्मत से करना है, तभी तो ये मिलेगा मुकाम। सो हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे कहीं ना कहीं सक्सेस हो, अच्छी नौकरी करें या फिर अच्छी जगह जाएं जहाँ पे वो अच्छा कर सके अपने जीवन में। तो अभी इनका रिजल्ट आया, तो आप क्या कहना चाहोगे? हमारा दिल बाग बाग हो गया और मैं जिस तरीके से गम बर्दाश्त की उस तरह से खुशी भी बर्दाश्त कर रही हूँ। ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे सिलेबस कवर अगर उनको करना होता है तो वे स्पेसिफिक सब्जेक्ट को उठा लेते हैं और महीनों उसी को पढ़ते रहते हैं जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। तो क्या आप ऐसा करते थे या फिर मान के चलो कि आप हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देते थे कि 3-4 घंटे ये पढ़ लिया फिर ये पढ़ लिया, इस तरीके से? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं करता था कि लगातार मैं उसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि फेड अप हो जाता है आदमी एक चीज़ को पढ़ते पढ़ते। तो मैं ऐसा करता था कि अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अगर 10 मिनट मैंने किताब उठाया, 10 मिनट में ही पढ़ने का मन नहीं किया, तो मैं उसको बंद करके कुछ और पढ़ लेता था। जो मुझे इंटरेस्ट आता था मैं उसको पढ़ता था। उसमें भी अगर इंटरेस्ट उठ गया तो मैं किसी और चीज़ को पढ़ लेता था। इसी तरह मैं अपने आप को बस मोटिवेट रखता था कि बस फेड अप नहीं होना इन सब चीज़ों से। राइट। ओके, सो बहुत सारे बिहार में स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है और उनको पता भी नहीं होती है कि चीज़ें एक्चुअल में कैसे करनी है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। मतलब अभी तो आसान हो गया है, मतलब एजुकेशन आसान हो गई है, लोगों तक हर बात पहुँच रही है। बस मैटर ये करता है कि आप उन सब चीज़ों को याद रख के आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं उन चीज़ों को, एग्ज़ाम हॉल में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं उन सब चीज़ों को। लेकिन जो एजुकेशन है बहुत इजी हो गया आजकल, हर चीज़ें आप इनको पता चल जाती है, यूट्यूब के थ्रू आप हर चीज़ को जान सकते हैं। तो अभी अगर कोई कहे कि मटेरियल की कमी है या स्टैंडर्ड मटेरियल चाहिए, तो मुझे लगता है ये गलत है कि मटेरियल हर जगह अवेलेबल है। कोई भी एक बुक को फॉलो कीजिए और लगातार उसी को पढ़िए, आप बुक शिफ्ट ना कीजिए। मतलब जो भी चीज़ करना है उसी चीज़ में कीजिए, क्योंकि हर तरह से आदमी को याद होती है चीज़ें। पहली तो वो सब चीज़ें याद होती है जो एकदम डायरेक्ट आपको याद है कि आपसे कोई पूछ ले तो आप बता दीजिए। दूसरी वो चीज़ कि थोड़ा आप क्वेश्चन देखिएगा तो घेस करके आप उसको बना दीजिएगा। तीसरी वो चीज़ होती है कि आपको पेज याद रह जाता है उस किताब का कि अच्छा उस पेज पे ये बातें लिखी थी, उस पेज पे ये बातें लिखी थी। तो इस तरह से अगर एक ही बुक को आप फॉलो कीजिएगा तो कुछ क्वेश्चन उससे भी बन जाता है, पेज याद रह जाता है आदमी को। सो जैसे कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो क्या आपके मन में कभी आया था कि कल को बीपीएससी नहीं होता है और आपके सारे फैमिली में अच्छे जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते थे फिर इसके बारे में कि नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगा? बिल्कुल, मैं ये सोचता था कि नहीं होगा। तो मैं 2 ऑप्शन लेके चल रहा था, एक सब इंस्पेक्टर का जो कि मैं बिल्कुल उसे ये लेके चल रहा था कि बस नहीं हुआ तो कर लेना है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे नहीं रुकना है, बीपीएससी मुझे करना ही करना है। तो एक सब इंस्पेक्टर का मैंने 2 बार मेंस उसका क्लियर किया है। बस दौड़ में मैं रह जाता था क्योंकि मुझे दौड़ हो नहीं पाती है मुझसे, पैर में थोड़ी चोट है तो इस वजह से, तो इस चीज़ में मैं रह जाता था।
लेकिन बीपीएससी मेरा मेन फोकस था, तो मुझे बीपीएससी ही करना था चाहे कितना अटेम्प्ट लग जाए। और फैमिली का इतना सपोर्ट रहा कि वो हमेशा कहते थे कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, हमेशा हम लोग साथ हैं तुम्हारे। मतलब ऐसा भी कंडीशन आया कि मैं बिल्कुल सोचा कि अब छोड़ देना है मुझे, ये सब नहीं करना है, अब मैं बाहर चला जाऊँगा। लेकिन एक मतलब वो सब चीज़ बस बोलता मैं था, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं यहाँ आया तो यहाँ से हार के नहीं जाना है, मुझे जीत के जाना है बस। राइट, ओके, थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया, साथ में उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई और कैसे क्या करते रहे वो प्रिपरेशन के दौरान। सो आई होप कि आपको इनकी वीडियो, इनकी लाइव से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।